अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में क्राइम सिटी की एपिसोड नंबर 7 लेकर हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। इमरान ने टैक्सी एक सड़क के किनारे पर रुकवाई और टैक्सी ड्राइवर को वहीं रुकने का कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इसने सड़क के किनारे पर एक फ़ोन बूथ देखा। इसके ब्रीफ केस में इन 4 अफराद की तस्वीरों का होना जिन्हें इस होटल में कत्ल किया गया था, इससे इमरान का जहन झुंझुना कर रह गया था। यही नहीं कि इसके ब्रीफ केस में मशीन पिस्टल और चंद फाजिल मैगजीन भी मौजूद थे। कोई इमरान के कमरे में दाखिल हुआ था और इसने इसका ब्रीफ केस भी खोल लिया था। इमरान को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वो हमेशा होशियार नींद सोने का आदी था। हल्के से खटके से उसकी आंख खुल जाती थी, मगर वो कैसे सोता रह गया और उसे कैसे पता नहीं चला कि उसके कमरे में कौन आया था। यकीनन इसके कमरे में बेहोशी की कोई दवा फैलाई गई होगी। पुलिस के हाथ इसे गिरफ्तार करने का मजबूत सबूत लग चुका था। इमरान इस उलझन में फंसकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसने पुलिस की मौजूदगी में गैर महसूस अंदाज में जेब में हाथ डालकर छोटा सा कैप्सूल निकाला और फिर इसने कैप्सूल को उंगलियों से तोड़ दिया, जिससे निकलने वाली तेज़ असर गैस ने इन 5 पुलिस वालों को एक लम्हे में बेहोश कर दिया था। इनके बेहोश होते इमरान ने फ़ौरन मशीन पिस्टल, खाली मैगजीन और वो तस्वीरें दोबारा ब्रीफ केस में रख दी। सारी चीज़ें रखकर इसने ब्रीफ केस बंद किया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर एहतियात से बाहर देखने लगा। बाहर राहदारी खाली थी। इमरान फ़ौरन कमरे से निकल आया, फिर वो होटल के फायर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। वो इस रास्ते से होकर होटल से बाहर आ गया। होटल से बाहर आकर वो दोबारा मेन दरवाजे से इसी होटल में एंटर हुआ और काउंटर पर जाकर मुख्तलिफ नाम से एक कमरा हासिल किया। इमरान असल में इन कमरों का जायजा लेना चाहता था जहां 4 गैर मुल्कियों को कत्ल किया गया था। इसके अलावा इसे दोबारा अपने कमरे में भी जाना था। कमरे में इसने सोने से पहले खुफिया जगह एक नाइट व्यू कैमरा लगाया था जो सिगरेट के लाइटर जितना बड़ा था। इमरान चौंके दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज में काम करता था, इसलिए वो जब भी किसी मिशन पर जाता अपनी तरफ से वो हर तरह की एहतियात करता था। मैडम ब्लैक और इसका सिंडिकेट जिस तरह साइंसी तरीकों से गैर मुल्कों पर राज कर रहा था, इमरान को खदशा था कि वो इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। हो सकता है किसी गैर मौजूदगी में या इसके सोने के दौरान कोई इसके कमरे में आए या जाए, इसलिए एहतियातन इसने नाइट व्यू कैमरा पहले ही कमरे में फिक्स कर दिया था और अब यही तदबीर उसके काम आ गई थी। फिर इमरान अपने कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ से उसने वो नाइट व्यू कैमरा निकाल लिया। कैमरे की फुटेज चेक करने के बाद इसने देखा कि कमरे में एक नौजवान और खूबसूरत लड़की दाखिल हुई थी जब वो सो रहा था। इसके हाथ में मशीन पिस्टल था। लड़की ने सियाह चुस्त लिबास पहन रखा था। वो इमरान के करीब आई थी और गौर से उसे देखने लगी थी। इसकी आंखों पर एक तारीक चश्मा था जिससे इमरान ने पहली नज़र में पहचान लिया था कि वो नाइट व्यू ग्लासेस हैं। फिर इमरान ने इस लड़की के लबों को हिलते हुए देखा। ओह, ये इमरान यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ कब आ गया? मैं तो यहाँ ग्रेट लैंड के एजेंट्स को हलाक करने आई थी और अब मैं इन 4 एजेंट्स को हलाक कर दिया है, लेकिन यहाँ इमरान भी है। ये कैसे? मैं CNT ग्लासेस से इन 4 के कमरे में झांक रही थी कि अचानक इस कमरे में नज़र पड़ गई। ग्लासेस में इसका दोहरा मेकअप देखकर मैं हैरान रह गई, इसलिए मैंने इसके कमरे में सोनिक एस्टीरेज फायर की थी ताकि ये बेहोश हो जाए। मैं इसे पहचानती हूँ, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। ये 100% इमरान ही है, मगर मुझे यहाँ इसके आने की इतला क्यों नहीं दी गई? रेड फॉक्स ने अपने आप से कहा, ये इमरान खुद को बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक समझता है। डबल मेकअप करके अगर ये समझता है कि मेरी नज़रों से छुप जाएगा तो ये इसकी भूल है, बहुत बड़ी भूल। मैं चाहूँ तो इसे अभी और इसी वक्त हलाक कर सकती हूँ, जिस तरह मैंने ग्रेट लैंड के एजेंट्सों को गोलियां मारकर हलाक किया है, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि ये यहाँ कैसे और क्यों आया है, मुझे इस पर नज़र रखनी होगी, उसने कहा। फिर इसने जेब से एक छोटी सी डब्बिया निकाली, इसे खोलकर एक छोटा सा पेंसिल नुमा आला निकाला। इसने आले का एक बटन प्रेस किया तो पेंसिल का सिरा चमकने लगा और इसमें से एक बारीक सी सुई निकल आई। लड़की ने आगे बढ़कर इमरान का दाएं हाथ पकड़ा और फिर इसने इसके हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़कर सुई इसकी उंगली के नाखून पर रख दी। इसने उंगली से आले के पिछले हिस्से पर दबाव डाला तो सुई किसी ड्रिल की तरह घूमने लगी। दूसरे लम्हे सुई इमरान की उंगली के नाखून में उतरती चली गई, यहाँ तक कि वो छोटी सी सुई मुकम्मल तौर पर इमरान के नाखून के सुराख में जल्दी से उतर गई। जब लड़की ने पेंसिल नुमा आला हटाया तो इसके आगे एक और बटन को प्रेस किया। इस बार आले के सिरे से लेजर लाइट की धार से निकली जो सुई की तरह बारीक थी। इसने लेजर लाइट इमरान की उंगली के नाखून पर इधर उधर घुमानी शुरू कर दी और फिर इसने लेजर ऑफ करके आले को वापस डब्बिया में रखा और डब्बिया जेब में डाल ली। गुड, ये हुई ना बात। मैंने इमरान की उंगली में सेक्टोबार्ड पिन उतार दी है और इसे ब्रेकर रेज से लॉक भी कर दिया है। अब इमरान को होश आएगा तो उसे ना दर्द का एहसास होगा और ना इसे अपनी उंगली में किसी सुई की मौजूदगी का पता चल सकेगा। इस पिन की मदद से इमरान को मैं SS विजन पर हर लम्हे हर वक्त मॉनिटर कर सकती हूँ। इसकी तमाम एक्टिविटीज़ का मुझे इल्म रहेगा। अगर इमरान किसी तरह मुझ तक पहुँच भी गया तो मैं रिमोट से इस पिन को ब्लास्ट कर दूंगी। इस पिन के ब्लास्ट होते इमरान का जिस्म चीथड़ों में तब्दील हो जाएगा, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने इमरान के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। एक अलमारी में इसे इमरान का ब्रीफ केस नजर आ गया। इसने ब्रीफ केस बाहर निकाला और फिर वो अपने स्पेशल चश्मे से ब्रीफ केस के लॉक देखने लगी। स्पेशल ग्लासेस वाले चश्मे से इसे ब्रीफ केस के अंदरूनी लॉक का पता चल गया। इसने फौरन मखसूस नंबर मिलाकर इमरान का ब्रीफ केस खोला और फिर इसने अपना मशीन पिस्टल और वो 4 तस्वीरें इसके अंदर रख दी। फिर ब्रीफ केस वापस अलमारी में रखकर वो बेहद इत्मीनान से कमरे से बाहर निकल आई। इस लड़की ने जो कुछ भी किया था इसका इल्म इमरान को हो गया था। इसे ये भी पता चल गया था कि लड़की ने इसके दाएं हाथ की उंगली में नाखून के नीचे जो पिन इंजेक्ट की थी वो अब भी इसकी उंगली में है और ये हकीकत थी कि इमरान को इसकी उंगली में हल्का सा दर्द या पिन की चुभन का एहसास तक नहीं हो रहा था। इमरान इस बात से परेशान हो रहा था कि वो लड़की जो कोई भी थी इस पिन की वजह से इसे मुसलसल मॉनिटर कर रही थी और ये जाहिर है कि इमरान के लिए बेहद ख़तरनाक बात थी। इमरान ने इस लड़की के बारे में सोचा।
इस लड़की ने एक बार फिर खुद को जाहिर नहीं किया था वो कौन थी और वो इमरान को कैसे जानती थी, लेकिन इसने होटल के जिन 4 मुल्कियों को कत्ल किया था इसके बारे में इसने कहा था कि इसने जिन 4 मुल्कियों को हलाक किया इनका ताल्लुक ग्रेट लैंड से था और वो एजेंट्स थे। इन बातों को सामने रखकर इमरान को अंदाज़ा हो रहा था कि इस लड़की का ताल्लुक यकीनन केस सिंडिकेट से होगा, क्योंकि इन दिनों कई गैर मुल्की एजेंट्स केस सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इमरान कुछ सोचकर होटल से निकला, फिर एक टैक्सी में आ गया। टैक्सी में वो सारे रास्ते सोच में डूबा रहा। वो यूं ही बेमकसद होटल से निकला था, फिर इसे एक सड़क पर टेलीफोन बूथ नजर आया तो इसे एक ख्याल आ गया। इसने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए कहा। टेलीफोन बूथ में आकर इसने फ़ोन सेट कर रिसीवर उठाकर इस पर कार्ड डाल दिया। फिर इसने दाएं हाथ की मुट्ठी भींच ली। वो जानता था कि सेक्टोबार्ड पिन का लिंक सैटेलाइट से था, जिसके जरिए इसे ना सिर्फ बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा था बल्कि इसकी आवाज़ भी सुनी जा रही थी। लेकिन अगर सेक्टोबार्ड पिन पर अंधेरा कर दिया जाए तो इससे यह फ़ायदा ज़रूर होता है कि एसएस मशीन से इसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। इमरान ने चंद नंबर प्रेस किए तो फ़ौरन ही राब्ता हो गया। यस, डार्क क्लब। राब्ता कायम होते दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मास्टर डिकूजा से बात करनी है, मैं ऑलैंड से बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड ऑन प्लीज़, दूसरी तरफ से कहा गया। चंद लम्हों बाद एक करख्त सी आवाज़ सुनाई गई। मास्टर डिकोजा बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में करख्तगी और सख्ती का अंसर नुमायां था। तुम स्कूल मास्टर से हेड मास्टर तो नहीं बन गए हो जो इस तरह से धाड़ रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से और ज़्यादा करख्त लहजे में पूछा गया। वही जिसे यह मालूम है कि तुम सिर्फ नाम के मास्टर हो, हकीकत में तुम्हें पूरी ABCD भी नहीं आती, इमरान ने कहा और इसी तरह मुस्कुराता रहा। ओह, कहीं तुम प्रिंस ऑफ डम तो नहीं हो? ऐसी बातें तो वही करता है, दूसरी तरफ से अचानक चौंकते हुए कहा गया। चलो शुक्र है तुमने कम अज़ कम अपने उस्ताद को पहचान तो लिया जो रोज़ गिनकर तुम्हारे सर पर 100 चपेड़े मारा करता था, इमरान ने कहा। ओह तुमने कैसे कॉल कर ली? तुम तो मुझे यकसर भूल ही चुके थे, दूसरी तरफ से यकलख्त कहका लगाकर बेतुकल्फाना लहजे में कहा गया। मुझे दरअसल तुम्हारे खौफनाक चेहरे से डर लगता है। मैं ज़हनी और असाबी तौर पर कमज़ोर वाक़ हुआ हूँ, इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। मगर मेरे इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हारी गुर्राहट पहले से कई गुना बढ़ गई है, जिसका मतलब है तुम बूढ़े नहीं हुए, इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ मास्टर डिकोजा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या करूँ, अब इसी लहजे और अंदाज में बात करने की आदत जो पड़ गई है, दूसरी तरफ से मास्टर डिकोजा ने कहा। इसलिए आज तक तुमसे किसी ने शादी नहीं की। तुम्हारी गुर्राहट सुनकर तो मैं भी बेहोश हो जाऊँ। यही गुर्राहट हसीन और नाजुक अंदाम लड़कियां सुन ले तो यकीनन खौफ से मर ही जाएंगी, इमरान ने कहा। तो मास्टर डिकोजा कहका लगाकर हंस पड़ा। बहरहाल बताओ किस लिए फ़ोन किया? मैं जानता हूँ तुम्हें यकीनन कोई ज़रूरी काम होगा, वरना तुम और मुझे कॉल करो नामुमकिन, दूसरी तरफ से मास्टर डिकोजा ने कहा। नामुमकिन को ही मुमकिन बनाया जाता है, बहरहाल एक छोटा सा काम है, करोगे? इमरान ने कहा। बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर करूँगा, मास्टर डिकोजा बोला। होटल ब्रास में 4 गैर मुल्कियों को कत्ल किया गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक इनका ताल्लुक ग्रेट लैंड से था। वो किसी सरकारी एजेंसी के लिए काम करते थे, इमरान ने पूछा। क्या जानना चाहते हो इनके बारे में? ये कि इन्हें कत्ल किसने किया, अलबत्ता तुम्हें इसमें कातिला का हुलिया बता देता हूँ, तुम सिर्फ मुझे उसका नाम बताना कि ये कौन है। ओके, हुलिया क्या है बताओ, मास्टर डिकोजा ने पूछा। इमरान इसे लड़की का हुलिया बताने लगा। ओह, ये हुलिया तो रेड फॉक्स का है, दूसरी तरफ से मास्टर डिकोजा ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। रेड फॉक्स? इमरान ने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, इसका असल नाम लेडी सारता है, इंतहाई ज़ीरक, बेरहम और सफ़ाक कातिला है। इसका एक ज़ाती क्लब है, बज़ाहिर तो वो क्लब चलाती है, लेकिन हकीकत में वो उजरत पेशा कातिला है। अब तक वो बेशुमार एजेंट्स को हलाक कर चुकी है और अपना काम इस कदर सफाई और चालाकी से करती है कि किसी का भी पीछे अपना निशान नहीं छोड़ती, मास्टर डिकोजा ने मजीद बताया। गुड, इसका क्लब कहाँ है? इमरान ने पूछा। इसका क्लब स्टार रोड पर वाक़ है, वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो स्टार बिल्डिंग कहलाती है, इसी बिल्डिंग में इसका क्लब है और वो वहीं रहती है, मास्टर डिकोजा ने बताया। गुड, तुम वाकई अपने काम में मास्टर हो, इतनी जल्दी तुम मुझे इतनी मालूमात दे दोगे, मुझे यकीन ही ना था। बहरहाल बोलो, तुम्हारे अकाउंट में इस मालूमात के लिए कितने डॉलर ट्रांसफ़र करूँ? इमरान ने कहा। जाने दो प्रिंस, एक दो दूसरे दोस्त से रकम लेता हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुमने बाद में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैं तुमसे इसका डबल मुआवजा लूँगा, दूसरी तरफ से मास्टर डिकोजा ने हंसते हुए कहा। उसका बस तुम ख्वाब ही देखते रहना, प्रिंस तुम्हें डबल मुआवजा देगा। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर केबल पर रख दिया। इसने अपना पे कार्ड निकाला, टेलीफोन बूथ से बाहर आकर वापस टैक्सी में आ गया। इमरान ने टैक्सी वाले को स्टार रोड चलने के लिए कहा और उसने इस्बात में सारी लाकर टैक्सी चला दी। 1 घंटे बाद वो स्टार रोड पर मौजूद थे। इमरान ने S1 क्लब का बोर्ड स्टार बिल्डिंग पर देख लिया था। इमरान टैक्सी से बाहर आया और मीटर देखते ही इसने टैक्सी वाले को किराया अदा किया। थोड़ी देर में वो क्लब के मेन हॉल में दाखिल हो रहा था। हॉल इंतहाई वसी और शानदार था। इसमें दीवारों के साथ जुआ खेलने की इंतहाई जदीद मशीनें नस्ब थीं। दरमियानी हॉल में बड़ी बड़ी मेज़ें लगी हुई थी जहाँ शराब की महफिलें जमी हुई थीं। एक साइड पर एक बड़ा सा काउंटर था। इमरान सीधा काउंटर पर पहुँच गया। क्या मेरी हुस्न की देवी से मुलाकात हो जाएगी? इमरान ने काउंटर पर खड़ी एक लड़की से मुखातिब होकर कहा। हुस्न की देवी? क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर पूछा। मैं इसकी तलाश में यूनान और यूनान से मिस्र गया था। इहराम मिस्र से मालूम हुआ कि वहाँ की खूबसूरत देवी हिजरत करके ऑलैंड चली गई और इसने वहाँ एक क्लब खोल लिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की के होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। ओह, आप शायद मैडम के बारे में कह रहे हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अब उसने सारता से अपना नाम मैडम रख लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ, इमरान ने बेचारगी से कहा। नहीं, इनका असल नाम लेडी सारता ही है, हम उन्हें इज्जत से मैडम कहते हैं। बहरहाल वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं। क्या नाम बताऊँ मैं उनको आपका? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा और साथ ही इसने सामने रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया।
अली इमरान MSDS ऑक्सन फ्रॉम पॉक एशिया। इमरान ने कहा तो इसकी डिग्रियां सुनकर लड़की जोर से चौंक पड़ी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में हैरत लहराई और फिर इसने एक बटन दबा दिया। मैडम, काउंटर से ट्रेसी बोल रही हूँ, पॉक एशिया से अली इमरान आए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, लड़की ने बेहद मुअद्दिबाना लहजे में बात करते हुए कहा। यस मैडम। दूसरी तरफ से लड़की ने कुछ सुना और रिसीवर रख दिया। काउंटर के बाहर खड़े एक नौजवान को इशारे से बुलाया। इस नौजवान के करीब आने पर इसने इमरान को मैडम के ऑफिस में पहुंचाने के लिए कहा। आए जनाब, नौजवान ने मुद्दिबाना लहजे में कहा और एक तरफ बनी हुई राहदारी की तरफ बढ़ गया। इमरान इसके साथ चल पड़ा। चल हम बाद वो एक दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। नौजवान ने दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से मुतरन्निम आवाज़ सुनाई थी। इमरान के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। नौजवान ने दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गया। अंदर ऑफिस निहायत ही शानदार और सजा हुआ था। एक तरफ मेज़ के पीछे ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसकी आंखों में तेज़ चमक थी। वाह वाह, मैंने सच ही कहा था। एहराम मिस्र से निकलकर हुस्न की देवी यहाँ आ बैठी और इस बंद कमरे में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही है। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही ढीठ आशिकों के अंदाज में कहा तो सामने बैठे रेड फॉक्स के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। आओ बैठो, रेड फॉक्स ने बड़े तहम्मुल भरे लहजे में कहा तो इमरान अहमकाना अंदाज में इधर उधर देखते हुए इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब ऐसी नज़रों से तो मुझे ना देखो, अगर मुझे नज़र लग गई तो इस बार तो मैं अपने किसी साथ काले देव को भी नहीं लाई जो मेरी नज़र उतारने का काम देता। इमरान ने कुंवारी दुल्हनों की तरह शर्माते हुए कहा। किस लिए आए हो यहाँ? रेड फॉक्स ने खुरदरे लहजे में कहा। इसके चेहरे पर यकलक संजीदगी आ गई थी। अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, इमरान ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। जान की अमान? क्या मतलब? रेड फॉक्स ने चौंकते हुए कहा। अब इतनी भी अनजान न बनो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है जिसका एक बटन प्रेस करते ही यहाँ मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। सेक्टोबार्ड जो मेरी इस छोटी उंगली में छुपी हुई है, इसको ब्लास्ट करने के लिए तुम्हें अपनी सिर्फ एक उंगली को ही हरकत देना पड़ेगी। इमरान ने इसके सामने छोटी उंगली लहराते हुए कहा। इसका फैसला तुम करोगे, सोच कर बताओ, क्या तुम चाहते हो जिंदगी या मौत? रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे मालूम था कि इमरान को नाइट व्यू कैमरे की मदद से सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो इससे ईजी होकर बात कर रही थी। अंधा क्या चाहेगा दो आंखें? जिसके सामने हुस्न का इतना हसीन और दिल नशीन शहंकार हो वो भला कहाँ मरने की ख्वाहिश करेगा? इमरान ने ढीठ आशिकाना अंदाज में बदसतूर कहा। जिस हुस्न के शाहकार की तुम बात कर रहे हो इसमें बिजलियां ऐसी कड़कदार हैं जो तुम्हें मौत की बू में पहुंचा सकती हैं। रेड फॉक्स ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाप रे, मुझे तो हुस्न के इस मुजस्मे से दूर ही रहना पड़ेगा। इमरान ने बौखलाने की शानदार अदाकारी करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ ऑलैंड में तुम किस लिए आए हो और इस तरह मेकअप करके तुम होटल ब्रॉस में क्या कर रहे थे? रेड फॉक्स ने संजीदा होते हुए कहा। कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। कौन सी चीज़? रेड फॉक्स ने चौंक कर कहा। मेरी जेब में है, अगर गलत ना समझो तो निकाल कर दिखाऊं? इमरान ने सादा से लहजे में कहा। हूँ दिखाओ, क्या चीज़ है? अगर जेब से कुछ भी निकला तो मेरी उंगली रिमोट कंट्रोल के बटन पर ही है। इसके दबते यहाँ तुम्हारे हज़ारों टुकड़े बिखर जाएंगे। रेड फॉक्स ने तेज़ लहजे में कहा। डरो नहीं, मेरे पास बम नहीं है, बस एक छोटी सी डबिया है जिससे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज? क्या मतलब? कैसा सरप्राइज है? रेड फॉक्स ने चौंक कर कहा। इमरान ने फौरन जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी डबिया निकाली और डबिया देखकर रेड फॉक्स की आंखों में कदर इत्मीनान आ गया। इमरान ने डबिया इसके सामने रख दी। क्या है इसमें? रेड फॉक्स ने पूछा। मैडम ब्लैक, इमरान ने कहा और इसकी बात सुनकर रेड फॉक्स बुरी तरह चौंक पड़ी। मैडम ब्लैक? क्या मतलब? रेड फॉक्स ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इस डबिया में एक माइक्रोफिल्म है। माइक्रोफिल्म में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो इस बात की वजाहत करता है कि केस यानी किस्ट की असल करता धरता यानी कि मैडम ब्लैक कौन है? इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। क्या बकवास है? मैडम ब्लैक हजारों पर्दों में छुपी हुई है, इसके बारे में केस यानी किस्ट की बिग बॉस को भी नहीं पता। तुम कैसे कह सकते हो कि माइक्रोफिल्म में मैडम ब्लैक का राज है? रेड फॉक्स ने तेज नजरों से इसे घूरते हुए कहा। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैंने माइक्रोफिल्म तुम्हारे सामने रख दी है। खुद ही देख लो, फिर तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मैडम ब्लैक असल में कौन है। इमरान ने बड़े मजबूत और ठोस लहजे में कहा। रेड फॉक्स की आंखों में उलझन सी तैरती दिखाई दे रही थी। वो इमरान को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। क्या तुमने इस फिल्म को देखा है? रेड फॉक्स ने इमरान से पूछा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर बताओ कौन है मैडम ब्लैक, कहाँ है वो? रेड फॉक्स ने कहा। इससे पहले कि इमरान को जवाब देता अचानक एक हल्का सा खटका हुआ और रेड फॉक्स के हाथ में वो डबिया खुल गई। डबिया खुलते ही रेड फॉक्स के हलक से एक चीख सी निकली और वो कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गई। इसके गिरते इमरान एक झटके से उठा और उठ खड़ा हुआ। इसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर दरवाजे पर लॉक लगा देखकर वो तेजी से मेज की दूसरी तरफ बढ़ा जहाँ रेड फॉक्स गिरी पड़ी थी। रेड फॉक्स की आंखें खुली हुई थी और इसके हाथ यूं उठे हुए थे जैसे इसने किसी जादू की छड़ी को हाथ लगाकर इसे पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। इमरान ने झुककर उसे उठाया और पीछे निकल आया। फिर इसने रेड फॉक्स को उठाकर सोफे पर बिठा दिया। इसने पलटकर मेज के करीब पड़ी हुई कुर्सी उठाई और इसे लेकर रेड फॉक्स के सामने आ गया। एक छोटा सा रिमोट इसके हाथ में था जो इसने रेड फॉक्स के पास गिरा देखकर उठा लिया था। हाँ तो मेरी प्यारी हुस्न की चालाक और मक्कार लोमड़ी, ये है ना वो रिमोट जिसका बटन प्रेस करके तुम मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ाने वाली थी? इमरान ने रिमोट इसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। रेड फॉक्स ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। इसकी आंखें बदस्तूर खुली हुई थी जैसे इमरान को यकटिक घूरे जा रही है। मैंने एक्टिव बूस्ट गैस का इस्तेमाल किया है रेड फॉक्स। ये गैस सिर्फ एसाबी निज़ाम को मफलूज करती है। मैं जानता हूँ कि तुम देख सकती हो, सुन सकती हो, तुम्हारा जहन भी काम कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी ज़बान और तुम्हारा जिस्म मफलूज है। तुमने मेरे साथ जो किया था मैं वही तुम्हारे साथ करने आया हूँ। तुम खुद को बड़ा चालाक और अय्यार समझती हो ना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चालाकी और अय्यारी किसे कहते हैं।
ये कहकर इमरान ने अपनी जेब से एक लाइटर नुमा आला निकाला। इसके एक हिस्से में से चमक निकली और वह चमक रेड फॉक्स की गर्दन में जाकर गुम हो गई। इसने लाइटर नुमा आला वापस जेब में डालकर रख दिया। फिर इसने जेब से एक और डब्बिया निकाली। उस डब्बिया को खोलकर इसने छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स और माइक्रो सीलिंग करने वाले आलात निकाले। फिर एक स्क्रू ड्राइवर से रेड फॉक्स का रिमोट कंट्रोल खोलने लगा। इसने रिमोट कंट्रोल का एक हिस्सा खोलकर अलग किया और आलात से इसकी बारीक तारें एडजस्ट करने लगा। थोड़ी सेटिंग तब्दील करके इसने रिमोट दोबारा बंद कर दिया और आलात डब्बिया में डालकर इसे वापस खुफिया जेब में रख लिया। लो, हो गया काम। तुमने मेरी छोटी उंगली में सेक्टोबार्ड पिन लगाया था ना, मैंने लाइटर नुमा आले से तुम्हारे जिस्म में भी एक ऐसी ही पिन पेवस्त कर दी है। मैं तो जानता हूँ कि सेक्टोबार्ड पिन कहाँ है, मगर तुम इस बात का कभी इल्म नहीं लगा सकोगी कि तुम्हारे किस हिस्से में पिन पेवस्त की गई है। इस पिन को आमतौर पर माइक्रो पिन ब्लास्टर कहा जाता है। मैं इस पिन से ये तो नहीं कर सकता कि तुम्हें मॉनिटर कर सकूंगा, मगर वो पिन अगर ब्लास्ट हो गई तो तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म एक लम्हे में हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। मैंने इस पिन ब्लास्टर का लिंक तुम्हारे इस रिमोट कंट्रोल से कर दिया है। अब अगर तुम मुझे हलाक करने की कोशिश करोगी तो इसके साथ ही तुम्हारे जिस्म में मौजूद पिन भी ब्लास्ट हो जाएगी। यानी मुझे हलाक करने के साथ साथ तुम्हें अपनी मौत का मजा भी चखना होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिमोट कंट्रोल इस सोफे पर रख दिया जिस पर रेड फॉक्स बैठी हुई थी। और हाँ, तुम्हें एक और बात बता दूं, मेरे पास भी एक रिमोट कंट्रोल है। इस रिमोट कंट्रोल के कई फंक्शंस हैं जिनके प्रेस करने से सेक्टोबार्ड पिन पर तो कोई असर नहीं होगा, मगर जो पिन तुम्हारे जिस्म में है इसका रिमोट कंट्रोल में ऐसा बटन है कि इसको ब्लास्ट करके तुम्हें हलाक किया जा सकता है। तुम्हारे जिस्म को शॉक्स भी दे सकता हूँ और जब चाहूँ इस तरह सॉकेट कर सकता हूँ जैसे तुम अब हो। अगर मेरा रिमोट तुम्हारे पास है तो तुम्हारा भी रिमोट मेरे पास है। अब हम दोनों रिमोट कंट्रोल्ड हैं। ये देखो। इमरान ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकालते हुए कहा और साथ ही इसने इसका एक बटन प्रेस किया। जैसे इसने इसका बटन प्रेस किया, रेड फॉक्स को एक जोरदार झटका लगा और वो उछल कर सोफे से गिर पड़ी। इमरान ने उठकर कुर्सी पीछे हटाई और एक बार फिर रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस किया तो रेड फॉक्स को एक बार फिर जोरदार झटका लगा और इसके मुंह से जोरदार चीख हुई निकल गई। उसका जिस्म हरकत में आ गया था और अब वो जमीन पर बड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। बस अब उठकर खड़ी हो जाओ, इमरान ने कहा तो रेड फॉक्स आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ी हो गई। इसका जिस्म बुरी तरह से लरज रहा था और इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था जैसे इसके जिस्म में सारा खून खुश्क हो गया हो। तुम, रेड फॉक्स ने इमरान के हाथ में रिमोट कंट्रोल देखते हुए लरजते हुए लहजे में कहा। इमरान ने इसकी बात काटी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उठाओ अपना रिमोट कंट्रोल और करो बटन प्रेस, इमरान ने मुस्कुराकर तंजिया लहजे में कहा। इमरान, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम, रेड फॉक्स ने उसी लहजे में कहा। वो बौखला रही थी। अब ये तुम ना करो और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। मिल बैठकर इत्मीनान से बातें करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रेड फॉक्स चंद लम्हे से गजबनाक नजरों से घूरती रही और फिर इसने सोफे से अपना रिमोट कंट्रोल उठाया और दोबारा मेज की तरफ बढ़ गई। इसने अपनी कुर्सी सीधी की और इस पर जाकर बैठ गई। क्या मैं भी बैठ जाऊं? इमरान ने पूछा। बैठो, रेड फॉक्स ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसने रिमोट कंट्रोल सामने मेज पर रख दिया था। इमरान मुस्कुराते हुए इसके सामने बैठ गया। ये शायद मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है जो मैंने तुम्हारी एक जिंदा मिसाल कायम की, रेड फॉक्स ने होंठ भेजते हुए कहा। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमायां थे। कैसी जिंदा मिसाल कायम की तुमने? तुम्हें जिंदा छोड़ देने की मिसाल। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ओके, दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना लेने के देने और भी ज्यादा पड़ सकते हैं, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। क्या चाहते हो तुम? रेड फॉक्स ने इसे घूरते हुए पूछा। केट सैंडिकिस्ट के बारे में क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, रेड फॉक्स ने सर झटक कर कहा। हैरत है, केट सैंडिकिस्ट के लिए तुम काम करती हो, उसके बारे में कुछ नहीं जानती, इमरान ने कहा। तुमसे किसने कहा कि मैं केट सैंडिकिस्ट के लिए काम करती हूँ? रेड फॉक्स ने चौंक कर कहा। ग्रेट लैंड के जिन 4 एजेंट्स को तुमने हलाक किया था वो यहाँ केट सैंडिकिस्ट के खिलाफ ही काम करने आए थे, लेकिन उन्हें तुमने जाकर चालाकी से मार दिया। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो तुम्हारा ताल्लुक भी केट सैंडिकिस्ट से है या फिर तुम इनके लिए काम करती हो मुआवजे पर। इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मेरा केट सैंडिकिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, रेड फॉक्स ने फौरन कहा। तो फिर तुमने ये काम केट सैंडिकिस्ट के लिए क्यों किया? इमरान ने इसी लहजे में पूछा। ये मेरा जाती मामला है, मैंने क्या किया और क्या नहीं, तुम पूछने वाले कौन होते हो? रेड फॉक्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब ये तुम्हारा जाती मामला नहीं रहा रेड फॉक्स, अब हम दोनों रिमोट यकजान हो चुके हैं। तुम मुझे सिर्फ हलाक कर सकती हो मगर मेरे साथ तुम भी मारी जाओगी, जबकि मैं तुम्हें जो अज़ियतें दे सकता हूँ इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इमरान ने इस बार गुर्रा कर कहा। इमरान, क्या तुम मेरे जिस्म से इस ब्लास्टर पिन को निकाल सकते हो? रेड फॉक्स ने अचानक मासूम सी सूरत बनाकर कहा। देखो, अगर तुम मेरे जिस्म से ब्लास्टर पिन को निकाल दो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सपोर्ट करूंगी और सेक्टोबार्ड पिन अभी तुम्हारे जिस्म से निकाल दूंगी, रेड फॉक्स ने बेचारगी से कहा। इस बात का फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम ये बताओ कि केट सैंडिकिस्ट के बारे में तुम क्या जानती हो? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ, मैं केट सैंडिकिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानती, रेड फॉक्स ने फिर कहा। वो अपने काम के लिए मुझे बस भारी मुआवजा देते हैं, मेरा मतलब सिर्फ मुआवजे से होता है, रेड फॉक्स ने सच बात बता दी। डीलिंग कौन करता है तुम्हारे साथ? इमरान ने पूछा। मैडम ब्लू। और वो तुम्हें टेलीफोन पर अहकामात देती होगी? हाँ, ये सच है, मैंने सिर्फ फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनी है, रेड फॉक्स ने मजीद बताया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम मैडम ब्लू को बखूबी जानती हो और तुम इससे मुलाकात करने के लिए क्राइम सिटी भी जाती रहती हो। हाँ, मैं मैडम ब्लू को जानती हूँ और क्राइम सिटी भी जाती हूँ, फिर रेड फॉक्स ने सर झटककर गुस्सीले लहजे में कहा। क्या तुम मुझे क्राइम सिटी ले जा सकती हो? इमरान ने कहा। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगी? रेड फॉक्स ने उसे घूर कर कहा।
अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहिए तो तुम ऐसा ज़रूर करोगी, इमरान ने कहा। वरना क्या? रेड फॉक्स ने गुर्रा कर कहा। इसी लम्हे इमरान ने रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस किया तो रेड फॉक्स को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो बुरी तरह से चीखने लगी। फिर इसके जिस्म को मुतवातिर झटके लगने लगे। इसका रंग एक बार फिर जर्द हो गया था। मिल गया ना वरना का जवाब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम रेड फॉक्स से मुंह से निकला और वो बौखलाने लगी। अभी मैंने रिमोट कंट्रोल के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस किया है। अगर मैं इसे मुसलसल प्रेस किए रखूं तो तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारा क्या हशर होगा, इमरान ने कहा। नहीं, बटन प्रेस मत करना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं केट सैंडिकिस के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, रेड फॉक्स ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। गुड, शुरू हो जाओ, इमरान ने कहा। तो रेड फॉक्स चंद लम्हे अपने सांस बहाल करती रही। फिर इसने इमरान को केट सैंडिकिस के बारे में बताना शुरू किया। इसने क्राइम सिटी के मौजूदा हालात के बारे में भी इमरान को तमाम तफसीलात बता दी। मैडम ब्लू इसके क्लब के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन इसने इमरान को दी, मगर मैडम ब्लैक के बारे में इसने कहा कि वो कुछ नहीं जानती। क्या मैडम ब्लू मैडम ब्लैक को जानती है? इमरान ने इसके खामोश होने पर पूछा। नहीं, वो भी नहीं जानती, रेड फॉक्स ने कहा। तुम कैसे कह सकती हो कि वो नहीं जानती? इमरान ने इसकी तरफ तेज नज़रों से घूरते हुए कहा। मेरी एक बार तो मैडम ब्लू से बात हुई थी, इसने खुद ही बताया था कि मैडम ब्लैक को कोई नहीं जानता, ना ही वो, रेड फॉक्स ने मजीद बताया। अच्छा, अब ये बताओ कि क्राइम सिटी में मुझे ले जाने के लिए तुम क्या इंतज़ाम करोगी? इमरान ने पूछा। मैं मैडम ब्लू से बात करूंगी और इससे कहूंगी कि ब्लैक ड्रॉप्स की डीलिंग के लिए एक एजेंट आया है, क्योंकि मैंने कई गैर मुल्की पार्टियां इन्हें दी हैं जो इनसे बड़े पैमाने पर ब्लैक ड्रॉप्स की डीलिंग कर रही हैं, तो वो मान जाएगी, रेड फॉक्स ने कहा। गुड, ये अच्छा तरीका है, तो फिर करो बात, इमरान ने कहा। रेड फॉक्स चंद लम्हे इसकी जाने परेशान नजरों से देखती रही। फिर इसने मेज पर पड़े हुए एक फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगी। जी नाजरीन, इसके साथ ही किस्त नंबर 7 का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किस्त नंबर 8 के साथ हाजिर होंगे। आखिर में हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।